हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है ऑन बिकमिंग अ क्लाइंबर। यानी कि आप किसी पहाड़ पे, किसी स्टीफ पहाड़ पे कैसे चढ़ते हैं। जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं उन्हें क्लाइंबर कहा जाता है। ठीक है, ये एक स्टोरी है, एक कॉम्प्रहेंशन है। आइए इसको पढ़ते हैं। Mountains goats can climb cliffs easily. Their hooves rest on narrow ledges and they jump across gaps very surely. They don't need ropes to avoid falls and don't have sweaty palms. In the same situation, a human climber often struggles upward. Secured by a harness and ropes, he works hard to reach the top safely. Imagine yourself a part of such an adventure. यहाँ की कहा है क्या कि जो पहाड़ी बकरियाँ होती हैं वो पहाड़ों पे ईज़िली चल लेती हैं, क्योंकि उनके पाँव के जो आकार होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो छोटे छोटे नैरो पत्थरों पे भी चढ़ पाते हैं अच्छे से, और अगर गैप आ जाए तो ईज़िली उस पर कूद भी सकते हैं। ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, ना उन्हें कोई रस्सियाँ चाहिए होती हैं ये कि कहीं वो गिर ना जाए इस डर के लिए, और ना उनके जो हाथ के जो तले होते हैं, जो पाम होते हैं, वो पसीना भी नहीं आता उनको। ठीक है, तो वो ईज़िली चढ़ पाते। अब आप सोचिए कि अगर आपको चढ़ना पड़े तो कितनी मुश्किलें आएंगी। उसी तरीके से जो क्लाइंबर होता है उसको बहुत सी मुश्किलें आती हैं। उसे रस्सी रखनी पड़ती है, अपने आप को हार्नेस करना पड़ता है, बांध के रखना पड़ता है ताकि वो गिर ना जाए। ठीक है, और ऊपर चढ़ने के लिए उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है। ठीक है, अब आपने इमेजिन करना है अपने आप को ऐसे एडवेंचर पर। तो क्या एडवेंचर है कि आप सुबह उठे, आपने अपने क्लाइंबिंग शूज़ पहने, अपने बक्ल हार्नेस को बकल वकल किया और तैयारी कर ली ऊपर चढ़ाई चढ़ने की। फिर आपने अपने आप को ऊपर की तरफ खींचा। जब आपने अपना हाथ पत्थर पे लगाया तो उस ठंडे पत्थर की जो ठंडाहट थी, वो चिल थी, पूरी बॉडी में आपने सुन्न पड़ गई आपकी बॉडी। फिर जब आप 35 फीट अबव हाइट पे गए तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, वो एडवेंचर की फीलिंग आने लगी। ठीक है, फिर आप पूरी जगह को स्कैन करते हैं कि कौन सी ऐसी जगह मिले जहाँ पे मैं अपना पाँव टिका पाऊँ, लेकिन फिर डर भी लगता है। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने पाँव टिकाने की जगह ढूंढनी होती है। फिर आप ध्यान देते हैं तो नीचे से आपकी कोई रोप को हिलाता है और आपका ट्रेनर आपको क्या सिग्नल दे रहा होता है कि केयरफुली करो, ये इजी नहीं है। ठीक है, तो अब वो फिर से चलने लगता है। थोड़ी देर के लिए तो आप एकदम सुन्न पड़ जाते हो, आप सोच ही नहीं पाते आपने करना क्या है। कुछ देर बाद ऐसा होता है कि आपका पाँव फिसल जाता है और आप हवा में सस्पेंड यानी कि लटकने लग जाते हो। सोचो 40 फीट हवा में लटकने लग गए। अचानक से फिर आपका जो हाथ होता है वो एक ऐसे पार्ट को, एक ऐसी ग्रास्प ले लेता है, एक पत्थर को पकड़ लेता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि बस यही मुझे चाहिए था, और अचानक से आपके हाथ में एक पत्थर आता है जहाँ पे आप पकड़ बना लेते हैं। फिर उस पकड़ बना के धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं, लेकिन अचानक से किसी पत्थर से आप टकरा जाते हैं। ठीक है, अब आपकी जो बाजू हैं वो थक गई हैं, आपकी जो घुटने हैं वो कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक प्रोफेशनल की तरह क्लाइंब करने में लगे हुए हैं। अब ऊपर आता है सबसे कठिन पार्ट जो इस क्लाइंब का है। क्रक्स मतलब कठिनाई वाला पार्ट। क्या आता है वो पार्ट? आप ऊपर देखते हैं एक बड़ी सी लंबी सीधी दरार आती है पत्थरों के बीच। आप फिर एक लंबी सांस भरते हैं और अपने हाथ को उस क्रैक में दबाते हैं, एक पकड़ बनाते हैं। ठीक है, फिर अपने आप को ऊपर की तरफ खींचते चले जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपके सर से, फेस से, बैक से पूरा पसीना टपक रहा है। फिर भी आप पूरी कोशिश करते हैं और अपने आप को ऊपर की तरफ धक्का लगाते हुए ऊपर चढ़ते हैं और फाइनली उस टॉप तक, उस एंकर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे मतलब आपने रस्सी अपनी लटकाई थी। तो वो एंकर पर आप पहुंचते हैं और फिर अपने ट्रेनर को सिग्नल देते हैं कि आप सेफली ऊपर पहुंच चुकी हैं। तो
तो यहाँ पे वो क्या बताया है कि एक क्लाइंबर बनने के लिए मतलब आपको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है, रुकना नहीं पड़ता, उसमें कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो स्टोरी में बताया गया है। आइए अब करते हैं इसके आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, वाई डू माउंटेन गोट्स फाइंड इट ईजी टू क्लाइंब क्लिफ्स? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, माउंटेन गोट्स फाइंड इट ईजी टू क्लाइंब cliffs because their hooves rest on narrow ledges and they jump across gaps with surety. They don't need ropes to avoid falls and don't have sweaty palms. Question number 2. What is the best time to go mountaineering? तो इसका आंसर है early morning is the best time to go mountaineering. Third, what does the climber do when he faces a long vertical crack? तो इसमें आप लिखेंगे, the climber jams his hand into the narrow crack, twists it and moves upward slowly. Then he hauls himself up, hooks into the anchor and signals to his trainer that he has reached safely. कॉम्प्रिहेंशन की एक बात होती है, आपने इसके आंसर्स हमेशा इस स्टोरी में से ही ढूंढकर लिखने होते हैं, इसलिए हम इसके आंसर्स एज इट इज़ स्टोरी में से लिख देते हैं। अब है बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड सम वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पैसेज, फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड यूज दैम इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। पहले आपको वर्ड दिया हुआ है, ये पैरा 2 में है, तो ये क्या है, ओवरवेल्म्स। इसका मतलब होता है मेक्स वन फील वेरी स्ट्रांगली, ठीक है, और इससे आप सेंटेंस बनाएंगे, शी फेल्ट सडनली ओवरवेल्म्ड बाय लोनलीनेस। नेक्स्ट है आपका सेकंड में फटीग, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, और इसका सेंटेंस बनेगा, सैम्स फेस वॉज ग्रे विद फटीग, ठीक है। थर्ड है हाउल, और इसका मतलब होता है मूव विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, और इससे आप सेंटेंस बनाएंगे, इफ़ यू हाउल हार्ड यू विल डाइवर्ट द फिश। फोर्थ है क्लिफ, इसका मीनिंग होता है अ हाई एरिया ऑफ रॉक विद अ वेरी स्टीप साइड, ठीक है, और इसका सेंटेंस आप लिखेंगे, इट वॉज प्रिटी हेयरी क्लाइंबिंग डाउन द क्लिफ, ठीक है। और फिफ्थ में आपको दिया है सस्पेंडेड, इसका मतलब होता है हैंग्ड सो एज टू अलाउ फ्री मूवमेंट, और इसका सेंटेंस बनेगा, he was suspended in the air by the straps of his harness, ठीक है। आइए करते हैं सी पार्ट, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग। नंबर 1, अ नैरो फ्लैट सरफेस दैट स्टिक्स आउट ऑफ ए रॉकी वॉल, तो इसका मीनिंग क्या होता है, लेज। नंबर 2, बी हंग फ्रीली फ्रॉम समथिंग, ये होता है सस्पेंडेड। थर्ड, द मेन और सेंट्रल फीचर, इसका मतलब होता है क्रक्स। नंबर 4, एन इक्विपमेंट विद बेल्ट्स एंड स्ट्रैप्स यूज्ड टू होल्ड अ पर्सन इन अ प्लेस, तो ये होगा हार्नेस। और फिफ्थ है टू मूव फॉरवर्ड सडनली एंड विद फोर्स, इसके लिए आप लिखेंगे लंज, LUNGE। आगे आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, हाउ गुड टू लाई अ लिटिल वायर एंड लुक अप थ्रू द ट्री, द स्काई इज लाइक अ काइंड बिग स्माइल बेंट स्वीटली ओवर मी। ये एक पोयम है, यहाँ पे क्या बताया है, एक छोटा सा बच्चा आता है, वो बोलता है कितना अच्छा है, थोड़ी देर के लिए शांति से बैठे रहो और पेड़ों में से ऊपर की तरफ देखो,
तो आपको नीला आसमान दिखेगा जो ऐसा लग रहा है कि मुझ पे छोटी सी स्माइल पास कर रहा है और मेरी तरफ झुक गया है। The sunshine flicker through the lace of leaves above my head and kisses me upon the face like mother before bed. जो सूर्य की किरणें हैं वो पेड़ों की पत्तियों के बीच में से निकलकर आ रही हैं मेरे सर पे और ऐसा लग रहा है कि मेरे माथे पे वो मुझे किस दे रही हैं, जैसे एक माँ सोते टाइम अपने बच्चे के माथे पे किस करती है। ठीक है। The winds come stealing over the grass to whisper pretty things, and though I cannot see him pass, I feel his careful wing. जो हवा चल रही है वो ऐसे लगता है जैसे घास के ऊपर से चल के मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रही है और कुछ अच्छी चीज़ कह रही है। हाँ, मैं उसको पास होते हुए देख तो नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वो मेरी क्या कर रही है, केयर करती है। ठीक है। केयरफुल विंग्स कहने का मतलब है कि वो मेरी तरफ से एक तरह से वो मेरी क्या है, केयर कर रही है, मुझे देखभाल कर रही है मेरी। So many gentle friends are near whom one can scarcely see. A child should never feel a fear wherever he may be. यहाँ पे कहना चाहता है कि बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे आसपास जिन्हें मैं देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन एक बच्चे को वो कभी भी डर का महसूस या डर का एहसास नहीं होने देगी। ठीक है। चाहे वो कहीं पे भी हो और अकेला भी क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगे। ये सारी चीज़ें मेरे आसपास ही रहेंगी मेरी केयर करने के लिए, मेरी देखभाल करने के लिए। ठीक है। तो ये थी एक शॉर्ट पोएम बाय एबी फारवेल ब्राउन। नीचे से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। नंबर 1, हु आर द फ्रेंड्स द पोएट इज रेफरिंग टू इन द पोएम? तो इसका आंसर है द पोएट इज रेफरिंग टू द स्काई, द सनशाइन एंड द विंड एज हर फ्रेंड्स। नंबर 2, व्हाट डज द पोएट कंपेयर टू हर मदर एंड वाई? तो यहाँ लिखेंगे द पोएट कंपेयर द सनशाइन टू हर मदर as her mother kisses her upon the face before bed. The sunshine flickers through the lace of leaves above her head. थर्ड में आपको कुछ लाइन दी है पोएम की। इसमें पूछा है who is him and his mention in the above lines. What does he do? ठीक है। जो ऊपर वाली लाइन में him किसके लिए बात की है और his किसके लिए बात की गई है ये पूछा है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द पोएट इज रेफरिंग टू द विंड। द विंड कम्स स्टीलिंग ओवर द ग्रास टू विस्पर प्रिटी थिंग्स टू हर। फोर्थ क्वेश्चन है वाई शुड नॉट अ चाइल्ड बी अफ्रेड? तो इसका आंसर है अ चाइल्ड शुड नॉट बी अफ्रेड व्हेन ही और शी हैज जेंटल फ्रेंड्स लाइक द स्काई, द विंड एंड द सनशाइन। बी पार्ट में आपको दिया है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ मीनिंग दिए हैं, उसके रिलेटेड मुझे सेम मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं पोएम से। नंबर 1, शाइन अनस्टीडली, तो इसका होगा फ्लिकर। नंबर 2, स्पीक वेरी सॉफ्टली, इसका होगा विस्पर। 3, बेयरली, इसका मतलब होता है स्कार्सली। 4th, काइंड और टेंडर, इसका होगा जेंटल। और 5th, इन एन अफेक्शनेट और लविंग मैनर, इसके लिए आप लिखेंगे स्वीटली। सी पार्ट में दिया है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड। राइमिंग क्या होता है? जो बोलने में सेम सेम लगे। ठीक है। जैसे नंबर 1, वाइल्ड, इसका क्या होगा? स्माइल। नंबर 2, लेस, इसका होगा फेस। नंबर 3, थिंग्स, इसका होगा विंग्स। नंबर 4, सी, इसका लिखेंगे बी। नंबर 5, फियर, इसका होगा नियर। नंबर 6, पास, इसका होगा ग्रास। नंबर 7, मी, इसका होगा ट्री। और नंबर 8, बेड, इसके लिए आप लिखेंगे हेड। तो ये थी हमारी पोइट्री और कॉम्प्रहेंशन दोनों के
क्वेश्चन आंसर्स और हमने इसको डिटेल में भी पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।